जंजीरों से पूछो मेरी आज़ादी की कीमत, हर सांस में छुपा है अदालत का हर सवाल। खास मुलाकात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मैं जिंदा सबूत हूं कि सिस्टम से लड़ना मुमकिन है और सच अगर सब्र करे तो जीतना भी यकीनी हो जाता है। 19 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद आज़ादी के एहसास के साथ मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है जनाब साजिद अंसारी साहब। मुंबई ब्लास्ट हादसे में इनको भी एसआईटी की जांच में मुजरिम बनाया गया, लेकिन मुलजिम बनाने की साजिश में वो तमाम लोग नाकाम रहे। जब ये हादसा हुआ था तब साजिद अंसारी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने और उनकी मदद करने के लिए हादसे के फौरी बाद मौका वारदात पर पहुंचे। इंसानियत का सबूत देते हुए ये शख्स वहां पर पहुंचता है और 19 साल तक उसके बाद अपनी बेगुनाही का सबूत मुसलसल देता रहता है। हादसे के बाद 3 दफा एसआईटी और पुलिस के सामने जांच में कोऑपरेट करते हैं, हाजिर होते हैं, लेकिन चौथी मर्तबा जब आपको 5 मिनट की बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो ये 5 मिनट किस तरह से 19 साल में तब्दील हो गए और इस बीच आप क्या कुछ खो देते हैं, इन्हीं के ज़बानी आज हम सुनेंगे। साजिद अंसारी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। बहुत सारी बातें मुझे आपसे फ़िलहाल करनी है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जब एटीएस ने पहली दस्तक दी थी उस वक्त आप क्या कर रहे थे, और जब वो आ रहे थे आपके पास या आपको गिरफ्तार करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, तब जहन में वो कौन सी चीज़ें चल रही थी कि कौन लोग हैं, क्यों आए हैं, क्या ये चल रहा है, वो पूरा कॉन्सेप्ट और सिनेरियो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा। 2006 में मेरी गिरफ़्तारी हुई। उस वक्त मेरी उम्र 29 साल थी और मैं कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस चलाता था। इंस्टीट्यूट था। साथ ही एक मेरी शॉप भी थी एक मोबाइल रिपेयरिंग की। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो वो हादसा मेरी शॉप से बिल्कुल करीब ही था। मतलब समझिए कुछ 200-250 मीटर का डिस्टेंस होगा। उस वक्त जब हमने एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ वाइब्रेशन के साथ आवाज़ थी और ऐसा लगा अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है जो गिर गई है नीचे। कुछ ही सेकंड में पता चलता है कि नहीं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और लोग ज़ख्मी हो गए। मैं और मेरे शॉप ओनर हम दोनों स्पॉट पर गए वहाँ पर और ज़ख्मियों को उठा कर वहाँ से हमने एम्बुलेंस में और रिक्शा टैक्सी में डालना शुरू किया। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि आज मैं जिस केस के लिए मतलब ये कर रहा हूँ ज़ख्मियों को और ये सब, एक वक्त आएगा कि जब मुझे खुद इसमें एक्यूज़ भी बना दिया जाएगा और मुझे सज़ा भी दे दी जाएगी। तो ये चीज़ रही है और उस वक्त मेरे जहन में नहीं था, बिल्कुल नहीं था कि एटीएस जो मुझे इतने बड़े केस के अंदर फंसा देगी। ये ब्लास्ट होने के बाद में ये ब्लास्ट हुआ 11 जुलाई को। 16-17 तारीख की बात है कि जब मुझे बुलावा आता है क्राइम ब्रांच से और पूछताछ के लिए मैं जाता हूँ, हाज़िर होता हूँ। जो कुछ मुझसे पूछा जाता है और जो मेरी सीडीआर वगैरह थी वो सब चेक करते हैं और मुझे छोड़ दिया जाता है। उस वक्त 3 बार ऐसा हुआ कि मुझे रखा गया, डिटेन किया गया, थोड़ी सख्ती भी हुई लेकिन छोड़ दिया गया। लेकिन मेरा यकीन था कि नहीं, मुझे झूठे तौर पर नहीं फंसाएगी। हालांकि इस केस के अंदर कई लोग उस वक्त गिरफ़्तार हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी मतलब उस इन्वेस्टिगेशन से मैंने मुँह नहीं चुराया। जब बुलाया तब मैं हाज़िर हुआ, हर तरह का कोऑपरेशन दिया। उस कोऑपरेशन की सज़ा मुझे ये मिली कि मुझे आखिर में 5 मिनट के लिए बुलाया गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए कि आ जाओ, तुमसे थोड़ा सा काम है। और उसके बाद में 19 साल बाद आज मैं रिहा हुआ। 5 मिनट के लिए आपको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि उससे पहले आप 3 मरतबा जा चुके थे और तमाम दस्तावेजात जो थे उनके हवाले कर चुके थे, जांच में पूरी तरह से कोऑपरेट, और 5 मिनट के लिए बुलाकर 19 साल के बाद आप हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। जब आपको पहली जो सज़ा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सज़ा, और आपको अंदर से पता था कि मैं बेगुनाह हूँ, जो कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि आप लोग बेगुनाह हैं। जब वो पहली सज़ा सुनाई गई थी, जब आप वहाँ मौजूद थे, क्या जहन में वो चीज़ें उस वक्त चल रही थी? जहन में इंसाफ इतना कमज़ोर है हिंदुस्तान में, वो चीज़ें जहन में थी? जहन में यही चीज़ें थी कि इस वक्त कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये भी हो सकता है कि हमें
बेगुनाह होने के बावजूद भी सज़ा दे दी जाए। लेकिन हमें यकीन था कि यहाँ नहीं तो कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ ज़रूर होगा और हमारी बेगुनाही जो साबित कर दी जाएगी, और ये हुआ भी। इसको 19 साल लग गए, लेकिन ये चीज़ हो गई। तो उस वक्त भी हम लोग, सिर्फ मैं नहीं, सब कॉन्फिडेंट थे। ऐसा नहीं हुआ कि जब सज़ा सुनाई गई तो रोना पीटना ये सब हुआ। इस तरह का कोई चीज़ नहीं हुई इस तरह की। जो चीज़ हुई वो ये कि हाँ, एक अफसोस हुआ कि नहीं, कोर्ट भी जो है ना ATS के झूठ को समझने में नाकाम हो गया। और ये चीज़ मैंने जज साहब से भी कही कि आप कोर्ट जो है वो ATS के झूठ को समझने में नाकाम हो गया। तो बाद में इस दौरान जब मेरी कस्टडी थी तब मुझे समझ में आया कि दरअसल मुझे जो 5 मिनट के लिए बुलाया गया था वो सिर्फ ये था कि एक बकरा हमको मिल गया और इस बकरे को अब बलि चढ़ा देना। और मेरी जो गलतफहमी थी कि कॉपरेशन करेंगे तो मतलब हक की जीत होगी और जो किसी को झूठा नहीं फंसाया गया, फंसा जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है ना वो मेरी गलतफहमी थी जो दूर हो गई। जब एक आप जिस तरह से आपने बताया कि आपकी शॉप थी मोबाइल रिपेयरिंग की भी, आप क्लासेस भी लेते थे, बच्चों को सिखाते थे कंप्यूटर और ये तमाम चीज़ें, यहाँ पर ना आपको अदालती नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे जैसे आपने अपने खुद के केस को देखा, अंदर बाकी कैदियों से आप मिले, ये नॉलेज आपकी कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ी उसके बाद? एक चीज़ हमारी जान पर बनाई थी, और ये है कि ऐसा नहीं था कि हमें अपने वकीलों पर भरोसा नहीं था, वकीलों पे भी पूरा भरोसा था। लेकिन ये कि जो चीज़ हम पर पड़ी है तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम खुद उसको अच्छी तरह से समझें कि 12,000 पेज की चार्जशीट है, उसके अलावा झूठ का बड़ा पुलिंदा है, उसको कैसे तोड़ना है और जो वाक़यात हैं उसको कैसे झूठा साबित करना है, झूठे वाक़यात को। तो ये एक कैदी खुद जो मुल्ज़िम है वही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और फिर अपने लॉयर को बता सकता है। तो हमने भी ये कोशिश की, शुरू दिन से हमने जैसी चार्जशीट आई हमने उसको पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे जानना शुरू किया। बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमारी खुद जान पे बनी हुई थी, हमारा जानना ज़रूरी था, ये हमने किया। फिर ऐसा हुआ कि बहुत सारे कैदी, हम ऐसा नहीं कि हमारा बैकग्राउंड हम लोग इलिटरेट थे, बल्कि अक्सर लोग इसमें से, मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने की है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मुजम्मिल शेख, एक केमिकल इंजीनियर थे एहतशाम सिद्दीकी, एक डॉक्टर थे। तो यहाँ पढ़े लिखे लोग, अब्दुल वाहिद भाई हैं हमारे, ये खुद MA BEd कर चुके थे उस वक्त तक। तो सारे लोग ये पढ़े लिखे थे और जानते थे कि हम अपना डिफेंस किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं पता था हमें। तो लॉ के बारे में जानकर, किताबें पढ़कर हमें लॉ को समझना आसान हो गया, और लॉ को समझने के बाद में अपना डिफेंस कैसे करना है, दूसरों की किस तरह से मदद करनी है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। और जेल में आप लोगों की मदद किया भी करते थे? बिल्कुल। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब हमारी वजह से जो लोग रिहाई हुए, कुछ लोगों को बेल में भी ली और कुछ लोग बाकायदा एक्विट भी होकर गए। और वो लोग क्या मैसेज आपसे लेकर के जाते थे कि यार ये इतने अच्छे लोग हैं जिनको ATS टेररिस्ट कह रही है, एक अदालत, निचली अदालत फैसला तक सुना चुके, और ये लोग इतने अच्छे हैं, ये किस तरह के वो अखलाक थे, लोग किस तरह से मुतासिर होते थे, और वो कौन लोग थे जो अलग नज़र से आपको देखते थे? देखिए, एक वाक़या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासिक जेल की बात है, सज़ा लगने के बाद 2017 या 18 की बात है। एक गैर मुस्लिम था जिसको सोरियासिस हो गया था, पूरे जिस्म के ऊपर उसके बहुत सारे फोड़े फुंसे और ये सब थे, उसकी वजह से उसको कोई करीब नहीं करता था। उस वक्त मुझे सेपरेट में रखा गया था और उसको अलग एक सेपरेट सेल दिया गया था दूर। वो भत्ता लेने आता तो लोग उसको मना कर देते, तो हाथ मत लगाना, अपने हाथ से निकालते और उसको देते। कोई उससे बहुत गरीब, कुछ भी उसके पास नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे लगा कि नहीं, इसको इस तरह से नहीं रखना चाहिए। मैं धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की और जो कुछ उसके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने की कोशिश की मैंने। धीरे धीरे जब करीब आया उसका केस मैंने देखा, और केस देखने के बाद में मुझे लगा कि इसमें कोई एविडेंस है नहीं। मैंने उसको एक बेल एप्लीकेशन तैयार करके दी, और जब बेल एप्लीकेशन जज ने पढ़ी तो बहुत इम्प्रेस हुआ वो। हाँ, और ये हुआ कि उसको फ़ौरन बेल मिल गई, श्योरिटी के साथ में उसको बेल मिल गई और उसको केस समझ में आ गया। और फिर यह हुआ कि लीगल सर्विस से उसको एक वकील मिला, और जब उसने बेल एप्लीकेशन पढ़ी तो उसने कहा कि इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं जेल में,
और उसने केस लड़ा और वो एक्विट हो गया। वो तो 2-2.5 साल वो साथ में रहा, लेकिन जब वो छूटा तो मुझसे गले मिल के बहुत रोया हूँ। और ये कहा कि साजिद भाई, आपके जैसा मैंने अभी तक नहीं देखा किसी को। तो ये चीज़ रही है। एक अंडर ट्रायल के वक्त भी हुआ ऐसा कि एक और गैर मुस्लिम एक लड़का था जिसको झूठे तौर पे फंसा दिया गया था, वो भी मर्डर केस के अंदर। जब उसके वालिद को कैंसर हो गया और वो रोता रहा, तो मुझे उस पर देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। मैंने उसकी चार्जशीट देखी और पता चला कि इसमें एविडेंस कुछ भी नहीं है, बल्कि डिस्चार्ज हो सकता है। उसकी बेल ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं था। हाई कोर्ट में मैंने एक एप्लीकेशन उसके लिए की और एक वकील को बाहर से खड़ा करवाया। तो ये हुआ कि 2 हियरिंग के अंदर उसको डिस्चार्ज भी मिल गया। तो इस तरह के वाक़यात हुए हैं। ये सारी लीगल नॉलेज अंदर जाने के बाद चीज़ों को समझ के खुद के केस को लोगों से बात कर करके अपने आप आ जाती है और गहन हो जाती है। और आप में से एक तो वकील भी बने हैं, तो तमाम चीज़ें वहाँ पर साथ रही। आप जो 13 लोग थे, ये आपस में किस तरह से मिलते थे, किस तरह से आपकी बातचीत होती थी, कहाँ से थे और क्या इनका बैकग्राउंड रहा है दरअसल? हमारे केस के अंदर देखिए, एक कमाल अंसारी थे जिनको लाया गया था बिहार से। कोई उनको नहीं जानता था। वो उनका चिकन की शॉप थी और इस तरह के काम किया करते थे वो। एक दूसरे थे कलकत्ता से माजिद, उनको कलकत्ता से लाया गया, उनको भी कोई नहीं जानता था। एक को हैदराबाद से लाया गया, नवीद, वो हैदराबाद में एक मैनेजर की पोस्ट पे थे। और मैं मीरा रोड में था। मीरा रोड से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं और एहतशाम। हम दोनों एक दूसरे को इस तरह से जानते थे कि वो एहतशाम मेरे क्लाइंट थे, मैं कंप्यूटर भी सप्लाई किया करता था, तो वो मेरे क्लाइंट थे। और हम इस तरह हमारी बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल्स भी होते थे हमारे। और 2 मुजम्मिल और फैसल, ये दोनों भाई थे। इन दोनों को भी इस केस में डाल दिया गया। हालांकि ये हम एक ही एरिया के हैं, लेकिन हम मुजम्मिल और फैसल को भी नहीं जानते थे, हम बिल्कुल नहीं जानते थे। मुजम्मिल जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये मुझे अंदर आकर मालूम पड़ा। फैसल इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया करते थे। और नवीद ये मैनेजर थे एक कंपनी में। इसके अलावा एक डॉक्टर तनवीर, ये एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का जॉब किया करते थे। तो इस तरह के लोग थे। अब्दुल वाहिद भाई हैं, ये टीचर थे स्कूल में। तो हम सब को जब एक साथ रखा गया, पुलिस कस्टडी में ही हम लोगों को एक साथ रखा गया, और एक दूसरे से हमारी बातचीत होती थी। एक दूसरे को हम लोग उसी वक्त से समझने लगे, जानने पहचानने लगे। और फिर जब चार्जशीट आई और चार्जशीट में हम लोगों ने देखा कि ये पूरा झूठ का पुलंदा है, तब फिर जब एक साथ जो है वो जुट गए कि हमको अपना डिफेंस करना है और किसी को भी कोई भी जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा इसमें। उसका फ़ायदा ये हुआ कि एटीएस ने जेल के अंदर आके हमको बहुत टॉर्चर करने की भी कोशिश की और बहुत डराया धमकाया, लालच भी दिया। इतना लालच दिया कि हम तुमको 25 लाख रुपए देंगे, एक फ्लैट देंगे, और बहुत सारे ऑफ़र दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी उस झूठ का गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जीत हमारी है। अच्छा, एक तो ये कि आप सब लोग अलग अलग जगह से कभी ज़िंदगी में मिले भी नहीं और एक ही मामले में आपको अंदर डाला हुआ है। अब मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जो खबरें बाहर दुनिया को दिखाई जा रही थी मीडिया के ज़रिए से, अपने स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये लोग आतंकवादी हैं, मास्टरमाइंड है धमाके के, ये खबरें आप तक भी पहुँचती थी और किस तरीके से पहुँचती थी? पुलिस कस्टडी में तो हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ा कि हमारे खिलाफ चार्जेस क्या हैं। पुलिस कस्टडी में रह गए। ये सब उस वक्त पता चला कि जब हमसे टॉर्चर करके कन्फेशन लिया जा रहा था कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया। इस तरह के एक लोग को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करने के बाद में घर वालों को भी इस केस में फंसाने की और उनके साथ बदतमीज़ी, यहाँ तक के रेप करने की धमकी भी दी गई। उसके बाद में जब मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उसको बर्दाश्त कर सकता, और वहाँ पर कन्फेशन पे साइन कर दी लोगों ने। जब ये मुंबई हाईकोर्ट का फैसला आया
क्या इस फैसले की पहले से आपको आहट थी कि अब फैसला आने वाला है, बहुत करीब है, हम बाइज्जत बरी किए जाएंगे क्योंकि हम बेगुनाह हैं, या आपको अदालत में ही पता चला? और जब ये आपने सुना ये फैसला, तो पहली दफ़ा आप कहाँ पर थे? किसने आपको आकर ये तमाम ये बातें बताई? और क्या उस वक्त जहन में चला कि यार 19 साल के बाद अब जो है वो हम आज़ादी की फ़िज़ा में घूमेंगे, खुले में सांस लेंगे? क्या लम्हा था वो? हाई कोर्ट के अंदर जब हमारा आर्ग्यूमेंट चला तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुश थे कि नहीं, हमारा आर्ग्यूमेंट सही सेमत में जा रहा है और हमें जो है बहुत अच्छे लॉयर्स मिले। दूसरी चीज़ ये है कि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे हम जब प्रोसिक्यूशन का उतरा हुआ चेहरा देखते और जजेस को देखते कि हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, तो ये यकीन हो गया था कि नहीं, फैसला जो है वो हमारे हक़ के अंदर आएगा। और हुआ ऐसा भी। मेरी खुशनसीबी ये रही कि जजमेंट आने से 20 दिन पहले मुझे 40 दिन का पैरोल मिल गया अपनी वाइफ के इलाज के लिए। तो मैं 20 दिन पहले मैं घर पर आ गया। शायद मैं पहले ही मैं ऐसा शख्स था इस केस के अंदर कि जिसको इतना बड़ा पैरोल मिला। और जब मैं एक रात जब बैठा हुआ था अपने बहनोई के साथ में, अब्दुल वाहिद भाई के साथ में, कि आगे क्या जजमेंट आ सकता है, उसी वक्त जो है ना हमको पता चला कि कल सुबह में जजमेंट सुनाया जाने वाला है। मैं अपने घर पे ही रहकर मैं ऑनलाइन में कनेक्ट हुआ हाई कोर्ट से और मुझे यकीन था कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। लेकिन एक चीज़ अंदर से एक घबराहट भी होती है, वो घबराहट भी थी कि अगर यहाँ अगर कुछ और हो गया तो क्या होगा। लेकिन ये यकीन था कि यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं हमारी बेगुनाही ज़रूर साबित होगी। लेकिन हुआ यह कि हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला सुनाया। उस वक्त हाल ये था कि मैं, मेरे घर वाले, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सब और मेरे भाई भाभियाँ सब के सब रो रहे थे। फैसला सुनने के बाद में सिर्फ हमारा नहीं बल्कि जितने एक्यूज़ थे सबका यही हाल था और एक्यूज़ के घर वालों को भी यही हाल था कि 19 साल बाद जो है इस आजमाइश से निजात मिली, इस मुसीबत से निजात मिली। फैसला आने के बाद जब आपस में आपने फ़ोन पर बातचीत की होगी, क्या वो बातें थी कि यार हमने 19 साल जहाँ बिताए और अब आज हम जो है बाइज्जत यहाँ से बरी हुए हैं? क्या बातचीत हुई? सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया था? सबसे पहले घर में ही मैं था। असल में मैंने फ़ोन नहीं किया, फ़ोन तो मुझे आना शुरू हुए कि मुबारकबाद देने के लिए। लोगों को पता चल गया टीवी के ज़रिए से और दूसरे ज़रिए से। तो जैसे ही मैं सबसे पहले अपनी बेटी से गले मिला, मेरी बेटी दरअसल मेरी अरेस्टिंग के वक्त थी नहीं, 3 महीने के बाद पैदा हुई। जब आप 3 महीने जेल में थे उसके बाद वो पैदा हुई। तो उसने जो दुख झेला है और मेरी वाइफ ने, मेरी अम्मी बहनों ने, घर वालों ने, तो वो एक अलग ही चीज़ थी। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हक़ जो बना वो मेरी बेटी का था। फिर अपने भाइयों से भी मिला। मेरी अम्मी इस दरमियान मेरी अम्मी नहीं रही। आठ साल इंतज़ार करने के बाद उनका इंतकाल हो गया। मतलब ना आपने अपनी जवानी सही से देखी, उन चीज़ों को करीब से देखा जो आमतौर पर एक इंसान अपनी जवानी में क्या करता है, ना ही अपने 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 बच्चों का बचपन आपने देखा। मतलब इतनी सारी कुर्बानियाँ हुई, आप का कोई जुर्म नहीं था, लेकिन फिर भी आप 19 साल जेल में रहे। अब वो जब चीज़ें पूरी जब सामने आती है तो क्या लगता है कि एक सॉरी या मुआवजा, ये चीज़ें नाकाफ़ी है, वाकई में नाकाफ़ी है? आपको अगर कोई आके सिस्टम से, सरकार से कोई इंसान आके बोले कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, किसी भी लफ्ज़ में नहीं है दरअसल, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है आपको कि सिस्टम कभी तो आके हमें ये कहेगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है सिस्टम से, पुलिस से या गवर्नमेंट से कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होना चाहिए कि एक सिस्टम ऐसा बने जब हम अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2047 तक हमारा टारगेट है कि हम अपने मुल्क को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। आपको याद होगा कि 2007 के अंदर
ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक यहीं के एक डॉक्टर, हैदराबाद के शायद डॉक्टर थे वो, उनको 4 दिन इलीगल नहीं, कस्टडी में रखा गया पुलिस ने, और उनको टेररिस्ट के हिसाब से पेश किया गया। लेकिन जब पता चला कि 4 दिन बाद नहीं, इसका कोई कुछ लेना देना नहीं, ये बिल्कुल बेकसूर है, तो एजेंसी ने, गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी और 4 करोड़ उस वक्त मुआवजा दिया। 4 दिन का? 4 दिन और का, आप जो 19 मुझे साल? याद है, जो मुझे याद है। 19 साल? हाँ, हम यही मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी एजेंसी जो है ना वो कुछ गलत कर सकती है। एक झूठ गढ़ा जाता है, धड़ल्ले से उसके ऊपर कायम रहा जाता है, और फिर इस वजह से कि आपका नाम साजिद है और आप मुसलमान हैं, सही, सिर्फ ये भी एक बहुत बड़ी वजह है अपने आप बड़ा में। फैक्टर है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म के केसेस में तो ऐसा ही होता है कि मुसलमानों को, लेकिन आम तौर के ऊपर, मैं जेल के अंदर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन वो जिनको झूठा बेगुनाह भी है। बेगुनाह भी है, बेगुनाह भी हैं वो, और बेगुनाह तौर पर फंसाए। मेरे पास मिसालें हैं इसकी। एक मैंने मिसाल दी आपको, एक शिव कुमार करके एक लड़का था मेरे साथ में, उसको 2.5 साल उसको रखा गया, मर्डर केस के अंदर झूठा फंसाया गया, कोई एविडेंस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसको रिहा नहीं किया। जब हाई कोर्ट अप्रोच किया जाता है, हाई कोर्ट वहाँ से ऑर्डर करता है तो कि इसको जो रिहा किया जाए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। यहाँ गलतियाँ अदालतों की नहीं, यहाँ जांच एजेंसियों की गलतियाँ हैं। वो सही बिल्कुल। तरीके से तफ्तीश नहीं करते हैं, दबाव में, आनन फानन में तमाम इस तरह की चार्जशीट और चीज़ें बना देते हैं कि बेगुनाहों को जो है जेल की सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। बहुत तफसीली मैंने आपसे बातचीत की है, मेरे पास बहुत कम आपके पास वक्त नहीं है, मैं और भी बातचीत आपसे करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। बेगुनाह इंसान 19 साल जेल में, 3rd डिग्री टॉर्चर भी आपने सहा। 3rd डिग्री टॉर्चर को लोग भी समझते हैं, मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन आपको कभी लगा कि यार ये तो 3rd डिग्री टॉर्चर से भी ज़्यादा वाला दबाव था मुझ पर इस दिन? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था? इंसिडेंट देखिए, सबसे टफ जो मुझ पर गया है वो फिज़िकल टॉर्चर तो है, उसके अंदर उल्टा लटकाना या हाथ बांध के इसी तरह से छोड़ देना, बहुत शदीद तकलीफ होती है अगर ऐसे छोड़ दिया जाए 5-10 मिनट के लिए। केमिकल्स जो है वो प्राइवेट पार्ट पे या पीछे की तरफ डाल दिया जाना, या पैरों को बिल्कुल चीर दिया जाना है दोनों मुखालिफ सिम्त के अंदर, ये भी हुआ है। इसके साथ में लाठी डंडे, गालियाँ, और घर की औरतों के साथ बुरा सलूक करने की धमकी। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो फिज़िकल टॉर्चर तो शायद कोई बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन मेंटल टॉर्चर किस तरह से बर्दाश्त करेगा आदमी? तो ये चीज़ ऐसी होती है कि मतलब आदमी फिर टूट के रह जाता है। तो वो जो मरहला था मेरा, जब मुझे धमकी दी गई कि अगर तू जैसा हम कह रहे हैं वैसा कबूल नहीं करेगा तो तेरे घर से तेरी माँ को और तेरी वाइफ को लेकर आएंगे और उनके साथ ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ थी जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया मैं कभी। ये उन तमाम जो फिज़िकल टॉर्चर था उससे भी हैवी टॉर्चर ख़ास तौर पर यही था। आप विक्टिम्स हैं उस टेररिज्म के, उस ब्लास्ट के, और हम विक्टिम्स हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन के और पुलिस के जुल्म के। तो अगर हमें अगर सज़ा दे भी दी जाती, अगर यहाँ से हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अगर दी जाती है, तब भी ये इंसाफ नहीं होगा, ये धोखा है। और एटीएस ने ये धोखा सिर्फ हमारे साथ नहीं किया, सिर्फ जो है ये विक्टिम्स के साथ में नहीं किया, ये पूरे मुल्क के साथ में, पूरे सिस्टम के साथ में धोखा है। और ये धोखा समझिए कि मतलब ऐसा है कि जिससे पूरी देश की सिक्योरिटी जो हिल के रह गई है। बेगुनाहों को फंसा के डाल दिया जाता है और जो करने वाले अगर वो आज़ाद घूमते रहें तो फिर ये कौन सा इंसाफ है? और ये कहाँ की मतलब ये देशभक्ति हो गई है? ये तो ऐसा होना चाहिए कि विक्टिम्स कान पकड़े एटीएस के और गवर्नमेंट के और उनको पूछे कि कौन है असल लोग और उनको सज़ा दिलवाएं, तब जाके उनको इंसाफ मिलेगा। अगर बेगुनाह कोई अगर इसके अंदर फंसा दिया जाता है, फांसी भी होती, तो वो इंसाफ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत कुछ भी विक्टिम्स के इंसाफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपका इंसाफ तो शायद कोई दे भी नहीं सकता। सवाल ही नहीं होता। ये बात सिर्फ मैं ब्लास्ट केसेस की हद तक नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आम लोग, मैं जेलों में रहा हूँ 19 साल और जेल में मैंने कई बेगुनाह देखे ऐसे जो पॉक्सो केसेस के अंदर भी फंसाए जाते हैं, जो मर्डर केसेस के अंदर भी फंसाए जाते हैं। बेगुनाह है वो और फंसाए जाते हैं। तो उनका क्या? वो भी यही बोलते हैं कि हमारा क्या, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई।
उनका कोई वो नहीं था। और क्या लगता तो है ऐसा आपको, सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसे कितने मामले होंगे जहां पर ना जिसको जो विक्टिम है उनको तो इंसाफ नहीं मिल रहा है और जिनको आरोपी बनाया गया वो भी गलत है, ऐसे में जो असल मुजरिम है वो तो छूट गया। अब ये मामले कितने आपको नजर आते हैं कि बहुत ज्यादा रेशियो है ये? नहीं, बहुत ज़्यादा तो रेशियो तो नहीं है। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ अगर हम बार बार एक टीवी के अंदर और फिल्मों के अंदर एक जुमला चलता है, आपको याद होगा, भले ही 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ होता ऐसा है कि इसकी कोई परवाह नहीं है कि बेगुनाह रहे या नहीं रहे, पुलिस को अपनी नौकरी और अपने स्टार बढ़ाने का वो शौक़ है, चाहे वो बेगुनाहों को फंसा कर ही क्यों ना हो। तो ये रवैया तब्दील होना चाहिए। ये रवैया तब्दील नहीं होगा तो हम लोग कैसे उस स्टेज पर पहुँचेंगे, अपना टारगेट हासिल कर पाएंगे हम लोग? हमारी मेंटलिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है ना। एक कौम के हिसाब से, एक मुल्क के हिसाब से मेंटलिटी अगर चेंज नहीं होगी तो हम कैसे वो टारगेट को हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अंसारी साहब, आप मेरे साथ बातचीत में जुड़े। आज भी साजिद साहब को ये फिक्र है कि जो मुंबई ब्लास्ट में जो विक्टिम्स थे जिन्होंने अपनों को खोया है उनको इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि आपको इंसाफ कोई नहीं दे सकता, ये एक ऐसी हकीकत है, तल्ख हकीकत है, आपको इंसाफ अब नहीं मिल सकता है क्योंकि आपके जो 19 साल जो ज़ाये हुए हैं, आपकी जवानी, आपके अपने तमाम चीज़ों को जो आपने मिस किया है, ये वापस कोई भी फ़िलहाल नहीं लौटा सकता है कभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप चर्चा में मेरे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक रहे। साजिद अंसारी साहब से महज चंद मिनट बात करने के बाद मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि ये वही इंसान है जिसके लिए समाज में फरिश्ता सिर्फ इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के दर्द को अपना दर्द समझने वाले इस इंसान को जिस तहकीकात ने, जिस इन्वेस्टिगेशन ने आतंकवादी कहा, क़यामत के रोज़ वो खुदा के सामने क्या मुंह लेकर हाजिर होंगे ये तो खैर वही जाने। लेकिन जो महाराष्ट्र हुकूमत इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ेगी, ये बात भी तय है। आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए हमारी तरफ से बहुत दुआएं और नेक ख्वाहिशात। आज खास मुलाकात में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।